डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं, और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखेंगे कि किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं, विच कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है? वह क्लॉज जो स्वतंत्र रूप से यूज होती हो, अर्थात उसकी मीनिंग को समझने के लिए किसी दूसरे क्लास की आवश्यकता ना पड़े। मीन्स जो प्रिंसिपल क्लास होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लासेस। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक या एक से अधिक भी सबऑर्डिनेट क्लासेस हो सकती हैं, दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लास। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है, दैट कैन नॉट स्टैंड, ये अकेले नहीं आ सकती है। मतलब हम उसके अर्थ को तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक प्रिंसिपल क्लास हमारे सामने नहीं होगी। मीन्स सबऑर्डिनेट क्लास अकेले नहीं आती है। ठीक है, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लास का मीनिंग तब तक समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ नहीं मीनिंग निकलेगा जब तक उसको हम प्रिंसिपल क्लास के साथ पे नहीं जोड़ करके बोलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास होती है, दैट एक्सप्रेसेस द। प्रिंसिपल क्लास क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लास होती है, ये स्वतंत्र होती है, दैट एक्सप्रेसेस दैट मेन आइडिया, और ये वाक्य के मेन भाव को व्यक्त करती है। सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? दरअसल इसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस ये जो क्लास होती है वह प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होती है। दैट क्लास दैट एड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती है। जैसे सेंटेंस लिखा है, आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु इज अ डॉक्टर, जो कि ये क्या है? डॉक्टर है। जब हम बोलेंगे कि अ मैन, आई नो अ मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, इसको जब बोलने पर यह बात पूरी तरह से अपने आप में समझ में आ जाएगी। जब ये बोला जाएगा कि आई नो अ मैन, तो जितना बोला जा रहा है वो बात पूरी तरह से लिसनर को समझ में आ रही है, सुनने वाले को समझ में आ रही है। लेकिन जब हम ऐसा कुछ कहें जैसे हु इज़ अ डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, जो कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, चूँकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है जो कि से, जो कि एक डॉक्टर है, तो इसी से ऐसा लगता है कि ये जो बात है वह पूरी बात नहीं है ना, ये किसी वाक्य की आधी बात है। तो इसलिए इसके अर्थ को समझने के लिए प्रिंसिपल क्लास की आवश्यकता पड़ती है, जबकि प्रिंसिपल क्लास के अर्थ को समझने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसके प्रकार कितने हैं देखते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। राइट? नाउन क्लास क्या है? वह क्लास जो कि वाक्य में क्या काम करती है? नाउन का। जिस तरह से नाउन क्या करता है वाक्य में? या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या ऑब्जेक्ट का काम करता है, कंप्लीमेंट का काम करता है ना, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वह, या फिर केस इन अपोजिशन के रूप में काम करता है। राइट? तो इसी तरह से नाउन क्लास भी क्या है? नाउन के सारे काम करती है।
और इसकी स्टार्टिंग काहे से होती है? दैट से, वेदर से, वाट से, हु से, वाई से, वेयर से। और इसका हिंदी में अर्थ जब निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकलेगा कि कब, कि कहाँ, कि किसने, कि किसने, कि क्यों, कि क्यों, इस तरह से निकलेगा। राइट। जैसे हमने कहा आई नो व्हेन ही विल रिटर्न, मैं जानता हूं कि वो कब लौटेगा। ठीक है। आई नो वेयर वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं कि वो कहाँ पर रहता है। कि वो कहाँ पर रहता है, मैं जानता हूं कि वो कब आएगा। कि कब आएगा, कि वो कहाँ रहता है। ठीक है। जैसे इट इज इट इज ट्रू दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सत्य है कि, यहाँ से देखो का से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? का से, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना। वेदर ही विल कम और नॉट आई डू नॉट नो, मतलब वो आएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। तो यहाँ पर वेदर का मतलब क्या है? की से निकल रहा है। राइट। तो इस तरह से ये जो नाउन क्लास है वो नाउन का काम करती है। ओके। जो एडजेक्टिव क्लास होगी तो जैसा कि नाम से परिचित है, एडजेक्टिव क्या काम करता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इसी तरह से वह क्लास जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। जिस तरह से एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसी तरह से एडजेक्टिव क्लास भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है ना। एडजेक्टिव क्लास क्या करता है? मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। एडजेक्टिव क्लास की स्टार्टिंग किससे होती है? जो हु है, हुम है, हुज है ना। सब्जेक्टिव केस हु का, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इसके अलावा विच है, दैट है ना। ये भी आपके जो है एडजेक्टिव क्लास के कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं। और खास बात क्या है इसमें कि जो जितने भी रिलेटिव ये प्रोनाउन है इन, है ना, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, इनके अलावा रिलेटिव एडवर्ब भी आते हैं इसमें। रिलेटिव एडवर्ब भी आ जाते हैं, जैसे व्हेन है, वाई है ना, वेयर है, ये भी आते हैं किसमें? जो कि एडजेक्टिव क्लास में आते हैं। लेकिन इनके ठीक पहले, मतलब एडजेक्टिव क्लास कैसे बनेगा? जब पहले क्या दिया हो? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट है ना। ये हो सकता है आपका नाउन या प्रोनाउन। ठीक इसके तुरंत बाद क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब। तभी ये जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब है यह अपने से पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट की विशेषता बता सकेगा, इसीलिए इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। खास बात इसमें यही है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के ठीक पहले उसका एंटीसीडेंट आना आवश्यक है, तभी वह उसकी विशेषता बता सकेगा एडजेक्टिव की तरह। जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार विच इज कॉस्टली, मेरे पास एक कार है जो कि क्या है? महंगी है। तो कार यहाँ पे क्या है? नाउन है। और उसके बाद क्या आया? विच आया। तो विच किसको इंडिकेट कर रहा है? जो कि महंगी है। कौन? कार। यहाँ पे कार के लिए बात कर रहा है। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर नाउन क्लास में जो कंजंक्शंस थे आपके वेदर, वाट, हु, जो कि जोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पर, इनका अर्थ का से स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पर इनके इन शब्दों का जैसे हु है, हुम है, इनका अर्थ जब निकालेंगे तो काहे से स्टार्ट होगा? जो से, जा से आएगा। किससे आएगा? जा से। ठीक है। और इनके ठीक पहले क्या आना जरूरी है?
एंटीसीडेंट का आना जरूरी है। जैसे आई नो, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। हु वाज, हु वाज अ गुड सिंगर, मैं एक आदमी से मिला जो कि एक अच्छा क्या था, सिंगर था। क्या था, जो कि एक अच्छा सिंगर। आई मेट अ मैन, तो यहाँ पर मैन के ठीक बाद में क्या आ रहा है, हु आ रहा है, तो ही हु यहाँ पर रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा और मैन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। राइट। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जैसा कि नाम से आप जानते हैं, एडवर्ब क्या काम करता है, वर्ब या एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। इसी तरह से एडवर्ब क्लास क्या करेगी, वह वर्ब की विशेषता बताएगी, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगी या दूसरे एडवर्ब, मतलब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। और ये जो क्लास होगी वो क्या शो करता है, टाइम, समय, प्लेस, स्थान, रीजन, कंडीशन, है ना, उसमें कारण बता, जो एडवर्ब क्लास होती है वो कारण को शो करती है, किसी भी कारण, कोई भी कारण हो सकता है। कंडीशन शर्त को। इनकी स्टार्टिंग क्या होती है, कारण के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज। टाइमिंग के लिए क्या करते हैं, व्हेन। कंडीशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, इफ। आल्दो किसके लिए प्रयोग करते हैं, कंट्रास्ट के लिए। सिंस का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम यहाँ पर, वैसे तो इसका टाइम के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, रीजन के लिए, है राइट। बिफोर का प्रयोग हम टाइमिंग के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं किसका, एडवर्ब क्लास के लिए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आई वेटेड, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, टिल ही केम, मतलब मैंने इंतजार किया कब तक, उसके आने तक। तो यहाँ पर तक, कब तक, आने तक। तो ये जो है टिल, वो कहीं ना कहीं किसके लिए है, वेटेड नाम की वर्ब को प्रभावित कर रहा है। तो ये टिल से स्टार्ट होने वाली क्लास क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लास, है ना। कोई दूसरा एग्जांपल यदि हम लेना चाहें, जैसे लिखा है, द डॉक्टर, द डॉक्टर, डॉक्टर केम आफ्टर, आफ्टर द पेशेंट हैड गॉट वेल, है ना, या रिकवर्ड, मतलब डॉक्टर आया, कब आया, रोगी के ठीक होने के बाद। तो के बाद के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम को शो करने वाली क्या, टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम विकास यूज कर सकते हैं, जैसे ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, तो स्कूल नहीं गया, गया वर्ब है ना, इसके क्यों, क्योंकि वो बीमार था। तो बिकॉज यहाँ पे क्या बता रहा है, रीजन, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लास, डिटेल से अब पढ़ेंगे हम लोग। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कम से कम उसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, एंड वन मोर देन, वन और मोर सपोर्टेड क्लास होती है। प्रिंसिपल क्लास जो होती है
उसी को हम मेन क्लास कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसका अर्थ स्वतंत्र होता है। जब भी हमको बोलेंगे तो इसका अर्थ पूरी तरह से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है ना। विच इज विच इज न्यू, जो कि नई है। तो मैंने जब बोला कि मेरे पास एक किताब है, ये बात अपने आप में समझ में आ जाती है। लेकिन जब हम विच इज न्यू की बात करते हैं तो नहीं समझ में आ रहा है कि किसकी बात हो रही है, कि वो न्यू है। विच इज न्यू, जो कि नई है। ओके। कि कब, हमने कहा कि कब आएगा वो हमें नहीं पता, कि कब आएगा। यदि ऐसा कुछ बोले, है ना, तो समझ में नहीं आएगा, अधूरा लगेगा। अब जब हमने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, क्या मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं यहां पर ये क्या है, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। कि कब वह आएगा, तो की से स्टार्ट होने वाला जो क्लास है वो सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लास को ही मेन क्लास कहते हैं। इसका अर्थ स्वतंत्र अर्थ रखता है, इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है इसकी। जबकि सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंडेंट क्लास कहलाती है। इसका जो अर्थ होता है वो प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर करता है। ठीक है। कि क्यों रो रहा है। जैसे मैंने कहा कि क्यों रो रहा, कि क्यों रो रहा है, कि क्यों रो रहा है। जैसे हमने क्यों रो रहा है बोल दें हम, तो ये तो वाक्य हो जाएगा। इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि क्यों रो रहा है ना। लेकिन यहां पर हमने जोड़ दिया है कि क्यों रो रहा है, को क्यों क्यों रो रहा है, इसलिए कि क्यों रो रहा है, इसलिए जो है यहां पर ये क्या बताएगा, रीजन, रीजन बता रहा है ना। कि क्यों रो रहा है जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बात पूरी नहीं, अधूरी है। कि क्यों रो रहा है, कि क्यों वो यहाँ आया था, कि कब वो आएगा, कि वो कहाँ रहेगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर ये कौन सी क्लासेस हो जाएंगी, सबऑर्डिनेट क्लासेस से। लेकिन जब हम बोलते हैं मैं वह कारण जानता हूं, मैं वह कारण जानता हूं, तो ये बात जब बोलते हैं, इतनी बात जब बोलेंगे तो ये बात अपने आप में समझ में आ जाएगी कि मैं वह कारण जानता हूं। इसमें कुछ अधूरा जैसा नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, मेन क्लास कहते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। और ये क्लास क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। जब हम इसको हिंदी अंग्रेजी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई नो, आई नो द रीजन, मैं वो रीजन जानता हूँ। तो ये मैं वह रीजन जानता हूँ, मैं वह कारण जानता हूँ, है ना। तो ये बात जब बोली जा रही है तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे हमने कहा वाई ही इज वीपिंग, है ना। तो यहाँ पर कि क्यों हो रहा है, क्यों वो रो रहा है, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि द थ्री टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार की हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। अभी हमने पहले डिस्कस किया है। नाउन क्लास क्या काम करती है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, कंप्लीमेंट का, है ना। और इसकी स्टार्टिंग होती है दैट से, वेदर से, हु से, व्हाट से। इसका हिंदी में अर्थ निकलता है की से। और जो विशेषण उपवाक्य है मीन्स एडजेक्टिव क्लास है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, अर्थात उसकी विशेषता को बताता है।
और इसकी स्टार्टिंग होती हु से, हुज से और दैट से। लेकिन इसका जो अर्थ होगा वो का से नहीं स्टार्ट होगा, बल्कि काहे से स्टार्ट होगा हिंदी में, जा से, है ना। मैं जानता हूँ, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो वहाँ पर खड़ा है। मैं वो स्थान जानता हूँ जहाँ पर रीता रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर जाग से स्टार्टिंग होगी, किसकी, एडजेक्टिव क्लास की। जो एडवर्ब क्लास है जिसको क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे हम, ये क्या काम करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है और इसकी स्टार्टिंग व्हेन से, बिकॉज से, इफ से, आल्दो से, है ना। जैसे हमने कहा आई नो, आई इफ 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 यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, शर्त को, कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या हमने यूज किया, इफ। ऑल दो ही इज, ऑल दो ही इज रिच, ही इज माइजर। यद्यपि वो क्या है, अमीर है, तो खर्चीला होना चाहिए, लेकिन वो कंजूस है, इसलिए यहाँ पर ये अपेक्षित अन जो मतलब परिणाम है वह नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑल दो का। ये कंट्रास्ट शो कर रहा है कि भाई अमीर आदमी है और वो कंजूसी दिखा रहा है, तो वो अनअपेक्षित चीज है, राइट। इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दो या ऑल दो का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं। तो नाउन क्लास के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। नाउन क्लास क्या होता है, पिछले हमने पीछे डिस्कस किया है। व्हाट इज अ नाउन क्लास, जो वाक्य में नाउन का काम करे उसे हम नाउन क्लास कहते हैं। नाउन क्लास वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करती है। नाउन क्लास एक्ट्स एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, सब्जेक्ट के रूप में काम करती है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करती है ना। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस फॉर नाउन क्लास, इस मतलब नाउन क्लास के लिए जो मुख्य कंजंक्शंस हैं वो कौन से हैं, दैट है जिसका अर्थ का से निकलेगा, वेदर है का से निकलेगा, है ना, कौन, हु, यह भी का से, आप सब देख रहे हैं सब का से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, नाउन क्लास में प्रयोग होने वाले कंजंक्शंस हैं। ठीक है, नाउन क्लास को हम पांच रूप से प्रयोग करते हैं। एज ए सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं नाउन क्लास का। जिस प्रकार से किसी सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, तो जो नाउन क्लास है वो भी सब्जेक्ट का काम कर सकती है। कैसे, जब हम मेन वर्ब से पहले नाउन क्लास का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वहां पर वो नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेंटेंस दिए गए हैं, ही सेज समथिंग, इट इज, he says something, it is not correct, ये सही नहीं है ना। वो कुछ कह रहा है, ये सही नहीं है। मतलब क्या है, what he says, जो वह कहता है सही नहीं है। तो यहाँ पर है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, क्या सही नहीं है, जो वो कहता है, जो भी कुछ वो कहता है वह सही नहीं है ना। तो यहाँ पे what he says as a subject, मतलब ए नाउन क्लास एक सब्जेक्ट के रूप में आई हुई है और मेन वर्ब से पहले यह प्रयुक्त हुई है। what he says सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे what he says क्या है, क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब इज से पहले आता है, मतलब यहाँ पर मेन वर्ब जो इज है इसके पहले इसका प्रयोग किया गया है।
व्हाट ही सेज एक्ट्स एज सब्जेक्ट, इट कम्स बिफोर द वर्ब इज। मतलब जब वर्ब के पहले सब्जेक्ट के क्लास आएगी तो वो क्लास क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट का काम करेगी। क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक नाउन क्लास ऑब्जेक्ट का काम करती है किसी भी वाक्य में। ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रांजिटिव वर्ब जैसे लिखा है, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से गिल्टी और नॉट, आई कैन नॉट से वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। ठीक है। ही, ये सेंटेंस ऐसे रहे, ही इज, ही मे बी गिल्टी, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ वो अपराधी हो सकता है। अर्थात आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकते हो, कि वो अपराधी है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेदर ही इज गिल्टी और नॉट। ओके। तो यहाँ पर वेदर जो कि मैं नहीं कह सकता हूं का उत्तर है कि वो अपराधी है कि नहीं। तो यहाँ पे नाउन क्लास किस रूप में हुई है, प्रयोग हुई है ऑब्जेक्ट के रूप में। मतलब जब वर्ब के बाद में नाउन क्लास आएगी तो वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और पहले आएगी तो सब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ पर वेदर ही इज गिल्टी वर्ब से का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, से का। राइट। टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, टेल मी, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ जहां पर आपने मेरी किताब रखी है, टेल मी, है ना। तो यहाँ पर वेयर यू हैव पुट माई बुक, वर्ब टेल का ऑब्जेक्ट है, मतलब टेल मी, मुझे क्या करना है, बताना है। तो जो ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, बताओ कहाँ पर आपने किताब रखी है, टेल मी। वैसे तो मी बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये टेल का ही है। मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, कि आपने किताब कहाँ पर रखी है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से लिंकिंग वर्ब का काम करती है एक नाउन क्लास। ठीक है। लिंकिंग वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में जैसे द क्लाउड्स वुड रेन, है ना। अब ये लिंकिंग वर्ब की कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, जैसे यू, यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, देख रहे हैं। अब यहाँ पर यदि हम सिर्फ इतना लिखें, यू आर, आप हो, अब क्या हो पता नहीं चल रहा। इसलिए यहाँ पर ये जो आप लिख रहे हैं कि आप क्या हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये क्या काम कर रहा है, जिस बात की आप बात कर रहे हैं उसको वो पूरा कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा है कि आप एक स्टूडेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसी तरह से नाउन क्लास भी एक कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। जैसे हमने कहा, और होप द क्लाउड्स वुड रेन, वी होप सो, वी, ये सेंटेंस क्या रहा है, वी होप सो, हम ऐसी आशा करते हैं। द क्लाउड्स वुड रेन, द क्लाउड्स वुड रेन, है ना, बादल क्या करेंगे, बारिश करेंगे। तो आवर होप, हमारी आशा थी, क्या आशा थी, दैट द क्लाउड्स वुड रेन। अब यहाँ पर थी के बाद आवर होप वाज, वाज के बाद में जो चीज लिखी है ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर,
जब मेन वर्ब के रूप में हो वाक्य में और उनके ठीक बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट का रूप के रूप में जाना जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ये क्लाज आई है वास के बाद में वो कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। दैट द क्लाउड शुड रेन लिंकिंग वर्ब वास की कॉम्प्लीमेंट है, राइट ये किसकी कॉम्प्लीमेंट है, ये वास की कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में अभी यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा था एक नाउन क्लास, लेकिन अब हम प्रीपोजिशन के रूप में भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है नाउन क्लास काम करता है। ठीक है, सेंटेंस है पे अटेंशन, पे अटेंशन द टीचर इज सेइंग समथिंग, ध्यान दो। पे अटेंशन मतलब ध्यान दो, है ना, पे अटेंशन ध्यान दीजिए, टीचर इज सेइंग समथिंग टीचर कुछ कह रहा है। जब समथिंग या एनीथिंग का प्रयोग हम वाक्य में देखेंगे लास्ट में, तो उसके लिए हम जो है कंजंक्शन वाट का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, वाट का प्रयोग करेंगे, राइट वाट का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, पे अटेंशन टू, ध्यान दीजिए उस पर, किस पर, टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन कौन है, टी, ध्यान दीजिए किस पर, जो अध्यापक आपका कह रहा है, मतलब जो कुछ अध्यापक आपसे कह रहा है उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है कौन क्लास, ये नाउन क्लास। यहाँ प्रीपोजिशन टू के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में व्हाट द टीचर इज सेइंग आता है, इट को हटा दिया जाता है, इट को हटा दिया गया है ना, इट इज, राइट। और ये क्या काम कर रही है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन के साथ अपोजिशन में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे द सन लाइट वुड कम, सनलाइट वुड कम मतलब धूप निकलेगी, दैट वाज आवर होप, ऐसी मेरी आशा थी, है ना, आवर होप वाज नॉट रॉन्ग, मेरी हमारी आशा गलत नहीं थी। मतलब आवर होप हमारी आशा, हमारी आशा, दैट द सनलाइट वुड कम वाज नॉट राइट। ठीक है, आवर होप हमारी आशा, कौन सी, दैट द सनलाइट वुड कम was not wrong। हमारी आशा कि सनलाइट निकलेगी, धूप निकलेगी, गलत नहीं थी, हमारी आवर होप वाज नॉट रॉन्ग। ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल क्लास है वो ब्रेक कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आवर होप जो है ये क्या काम है, ये प्रीपोजिशन है ना, क्या है, आवर होप, और प्रीपोजिशन नहीं, एक नाउन है, हमारी आशा, क्या आशा, कौन सी आशा, कि सनलाइट निकलेगी। तो ये जो क्लास है वो अपोजिशन के रूप में है, मतलब इस नाउन के ठीक साथ में रखी है। जैसे हम लिखते हैं ना मिल्टन, मिल्टन है ना, द फेमस इंग्लिश पोएट। तो यहाँ पर जो मिल्टन है नाउन हो गया, और उसके साथ में उसको डिस्क्राइब करने वाली फ्रेज या क्लास है ना। तो जब हम नाउन या फ्रेज को साथ में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं,
केस इन अपोजिशन की स्थिति कहते हैं, साथ में होने की स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्लास आ रही है दैट द सनलाइट वुड कम, ये जो क्लास है वो नाउन क्लास है। वो किसके साथ में आई है? वो होप नाम की नाउन के साथ में है, इसलिए केस इन अपोजिशन है क्लास। हियर दैट द सनलाइट वुड कम इज प्लेस्ड इन अपोजिशन विद द नाउन होप, मतलब किसके साथ में रखी गई है? ना होप नाम के नाउन के साथ में ये क्लास रखी गई है, जो कि स्टार्ट हो रही कहाँ से? दैट से, राइट। अब मेन रूप से हम याद रखने के लिए हमारे क्या जरूरी है कि हम कैसे नाउन क्लास बनाएं। सबसे पहले मेक वन सेंटेंस एज प्रिंसिपल क्लास, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए आपको एक प्रिंसिपल क्लास की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे, एक क्लास। स्टार्ट द अदर सेंटेंस विद दैट, और दूसरे वाक्य की शुरुआत कहाँ से करेंगे? या तो दैट से करें, या वेदर से करें, या क्वेश्चन वर्ड से करें। ज्वाइन द नाउन क्लासेस विद प्रिंसिपल क्लास इन द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, मतलब किसी भी रूप में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। क्लियर? चेक मीनिंग एंड स्ट्रक्चर फॉर करेक्टनेस, उसके बाद में चेक करो कि वो क्या कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एडजेक्ट सबऑर्डिनेट क्लास होगी वो यदि नाउन क्लास होगी तो काहे से स्टार्ट होगी? का से स्टार्ट होगी, है ना। और एडजेक्टिव क्लास होगी तो जा से स्टार्ट होगी। फिलहाल हम नाउन क्लास की चर्चा कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि क्या नाउन क्लास का से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो समझ जाएंगे कि नाउन क्लास है। जैसे मैं जानता हूं कि वो कब आएगा, है ना, मुझे पता है कि वो कहाँ रहता है, तो ये जब की से स्टार्ट होने वाली क्लास है वो क्या है? नाउन क्लास है। कि वह कब आएगा मैं नहीं जानता हूँ, तो कि वो कब आएगा ये क्या है? नाउन क्लास हो जाएगी, है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में आया हुआ है कि वो कब आएगा, वर्ब से पहले, इसलिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास एज ए सब्जेक्ट। आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एडजेक्टिव क्लास, अभी हम पढ़ रहे थे नाउन क्लास और अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास। तो हमें पता है कि एडजेक्टिव क्लास क्या है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव क्लास? वह क्लास जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करती है उसे हम नाउन उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ये क्या काम करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, राइट। कौन? एडजेक्टिव क्लास नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। इन एडजेक्टिव क्लास एक्ट्स, जो एडजेक्टिव क्लास होगा एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, वो एक बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वाक्य में। एडजेक्टिव क्लास के रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? हु है, इसका हम प्रयोग कब करते हैं? व्यक्तियों के लिए। होम का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन आया हुआ है व्यक्ति, कोई व्यक्ति जब नाउन किसके रूप में है? ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, तो हम होम का प्रयोग मतलब हु के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए हम क्या करते हैं? हुज का प्रयोग करते हैं। विच वस्तु के लिए करते हैं। दैट जो है इसका भी प्रयोग हम कहीं ना कहीं वस्तु के लिए करते हैं और व्यक्ति के लिए भी करते हैं। वेयर का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। व्हेन का प्रयोग टाइम के लिए होता है ना। वाई कारण बताने के लिए, जिसलिए। कैसे, हाउ क्या करता है? मैनर बताने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच, ये वो आदमी है जिसने मेरी घड़ी को चुरा लिया है ना। दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ये नाउन हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? हु का प्रयोग किया है रिलेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि मैन है व्यक्ति है तो इसलिए हमने क्या यूज किया है? हु का प्रयोग किया है।
इसके अलावा जैसे हमने कहा आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास मेरा एक मित्र है। हुज हुज फादर इज एन ऑफिसर, मेरा एक मित्र है जिसके पिता क्या है, अधिकारी हैं। तो यहाँ पर नाउन के पहले जब आएगा हु का केस तो पजेसिव होगा, और ये इस पर क्या करता, अधिकार जता रहा है। मेरा एक मित्र है जिसके पिता, तो पिता पर अधिकार किसका है, हुज का यहाँ पर। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से दिस इज दिस इज दिस इज द कार, है ना, दिस इज द कार विच वाज स्टोलन, वही कार है जो कि चोरी हो गई थी। तो हमने यहाँ पर कार नाम के नाउन के बाद वस्तु के लिए क्या यूज किया, विच का प्रयोग किया है। ठीक है। दिस इज द प्लेस, दिस इज, दूसरा वाक्य लेते जैसे ही वेंट टू दिल्ली, कहाँ गया है, दिल्ली। वेयर, जहां पर हिज फादर वर्क्स, वो दिल्ली गया है जहां पर उसके पिता काम करते हैं। तो यहाँ पे नाउन कौन है, दिल्ली, और उसके ठीक बाद में वेयर आया हुआ है जो कि क्या है, यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है, और वो किसका संबंध बता रहा है, दिल्ली नाम के स्थान की। तो स्थान के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, वेयर। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर मेन यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मुख्य प्रयोग क्या है। पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, है ना। हु व्यक्तियों के लिए, जैसे अ बॉय केम टू मी यस्टरडे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो अब हम इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, अ बॉय, यहाँ पर व्यक्ति है ना, इसलिए अब इसको हम जब ब्रेक करेंगे, अ बॉय, अ अ लेकिन यहाँ पे यस्टरडे है, इसलिए यदि हम जैसे क्या लिखेंगे, अ बॉय, ये नाउन हो गया, अ बॉय हु, कौन, हु केम, जो कल आया था, केम यस्टरडे, है ना, क्या, वाज वाज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट कौन था, जो कल आया था, जो लड़का कल आया था। तो बॉय की विशेषता क्या है, अ बॉय हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, कौन लड़का, जो कल आया था, है ना, वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो अ बॉय वाज इंटेलिजेंट, लड़का बहुत बुद्धिमान था। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लास। तो ये प्रिंसिपल क्लास को तोड़ दिया गया यहाँ पर है। ठीक है। अ बॉय हु केम, क्योंकि हमको क्या चाहिए, नाउन के ठीक बाद में रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए, तभी, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन का के पहले उसका संबंधित एंटीसीडेंट ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती होना चाहिए। इसीलिए इसको अ बॉय हु केम टू मी यस्टरडे वाज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे हु का प्रयोग जो किया गया है किसके बाद में किया गया है, बॉय के बाद में। तो ये व्यक्ति है, एक लड़का जो कल मेरे पास आया था बहुत बुद्धिमान था। यहाँ पर कौन लड़का, जो कल आया था, तो जो कल मेरे पास आया था। आप यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं जो कि बहुत ही, जो कि टाल था, यहाँ पर ये विशेषता हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर कौन सी विशेषता फिलहाल है, जो कल मेरे पास आया था, यहाँ वाला लड़का नहीं, जो कल मेरे पास आया था वो लड़का क्या है, बुद्धिमान है। तो कुल मिलाकर के ये जो क्लास है वो क्या कर रही है, इस लड़के की विशेषता बता रही है। तो लड़का क्या है, नाउन है।
इसीलिए क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट, राइट। तो हु के पहले आने वाला जो बॉय है वो क्या हो गया, हु का एंटीसीडेंट हो गया। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, एडजेक्टिव क्लास को उस नाउन के तुरंत बाद रखा जाता है, ठीक है, जिसके लिए वो जिसको वो डिस्क्राइब करता है। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, द एडजेक्टिव क्लास इज प्लेस्ड इन इमीडिएटली आफ्टर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखेंगे किस प्रकार से जो है हु का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए होम का प्रयोग करते हैं, पोजीशन के लिए हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अ मैन स्पीक्स द ट्रुथ, एवरीबडी लव्स हिम। एवरीबडी लव्स अ मैन, हर कोई उस आदमी से प्रेम करता है ना। एवरीबडी लव्स अ मैन, हर कोई उस व्यक्ति से प्रेम करता है जिसे वह सम्मान करता है। प्रत्येक व्यक्ति उस आदमी को पसंद करता है जिसे वो सम्मान करता है। तो यहाँ पर होम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, होम का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है और उसके पहले नाउन आया हुआ है, और ये नाउन क्या है, इसका एंटीसीडेंट है किसका, होम का। और होम जो है वो हु का पॉजिटिव केस है, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर। फिर पोजीशन के लिए हुज का प्रयोग करते हैं अधिकार बताने के लिए, जैसे द गर्ल सिट्स बिसाइड्स मी, ये लड़की मेरे पास में जो बैठी है, हर फादर इज अ डॉक्टर, उसके पिता क्या है, डॉक्टर है। द गर्ल हुज फादर इज अ डॉक्टर, वो लड़की जिसके पिता मेरे पास बैठे हैं, डॉक्टर हैं, वो मेरे पास बैठती है। वह लड़की जिसके पिता में डॉक्टर हैं, कौन सी लड़की, जिसके पिता डॉक्टर हैं, तो विशेषता है किसकी बता रही, लड़की की, मेरे पास बैठती है, ठीक है। जैसे हमने कहा दिस इज द मैन हु इज एन ऑफिसर, ये वो आदमी है जो कि क्या है, एक अधिकारी है, जो कि है, ये सब्जेक्टिव केस रूप में है, ये नाउन मैन नाम के नाउन की विशेषता बता रहा है। तो हु का एंटीसीडेंट कौन हुआ, मैन, ठीक है। दिस इज द मैन whom I know very well, है ना, ये वो आदमी है जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव केस में क्या यूज हुआ है, होम का प्रयोग हुआ है। अब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, एंटीसीडेंट है किसका, होम का, ठीक है। तो होम का हम प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। दिस इज द मैन होम, जिसे मैं जानता हूँ। पॉजिटिव केस में हम जैसे दिस इज द मैन हुज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, ये वो आदमी है जिसके पिता क्या है, आर्मी के में अधिकारी हैं। तो दिस इज द मैन हुज, तो यहाँ पर हुज किसके लिए आया है, हुज फादर, फादर नाम के नाउन पर अधिकार बताने के लिए हुज का प्रयोग किया गया है, मतलब हु के पॉजिटिव केस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर देखा कि हुम का प्रयोग कैसे करते हैं और हुज का प्रयोग कैसे करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। और थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, थिंग्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं या दैट का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं, थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं, जैसे आई हैव अ वॉच, इट गिव्स करेक्ट टाइम, मेरे पास एक घड़ी है, ये सही समय देती है। तो क्या बनाया गया, आई हैव अ वॉच, वॉच हुआ, और वॉच के बाद में हम क्या यूज कर रहे हैं, विच का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच इसलिए आया क्योंकि इसके पहले जो एंटीसीडेंट है वो क्या है, एक वस्तु है। व्यक्ति होता तो हु और हुज और हुम का ही प्रयोग करते। अब चूंकि यहाँ पर वस्तु है
इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, विच का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे पास एक घड़ी है जो कि सही समय देती है, जो से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लास है। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है प्लेस के लिए देखेंगे क्या प्रयोग करते हैं। प्लेस के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस दिया गया है, आई लिव इन दिस हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। तो इसको हम बना सकते हैं, आई लिव इन दिस हाउस विच बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। मैं इस घर में रहता हूं जो कि किसका है, एक वस्तु के रूप में, मतलब एक, है ना, जो किसका है, मेरे मित्र का। मैं इस घर में रहता हूं। इसको अब यहाँ पे वेयर की बात आ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, हाउस को एक प्लेस के रूप में जब यूज करेंगे तो उसके बाद में हम वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए कैसे वाक्य बनाना होगा हमें, द हाउस, ये घर, द हाउस, वो घर, मतलब वेयर, जहां, कौन, दिस इज द हाउस बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, आई लिव इन दिस हाउस, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, बिलोंग्स टू माई फ्रेंड, यह घर जहां मैं रहता हूं मेरे मित्र का है। ठीक है, तो वेयर ये किसके लिए आया यहाँ पर, हाउस के लिए। टाइम के लिए हम व्हेन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही केम टू मीट मी एट नाइट, वो रात को मुझसे मिलने आया। आई हैड स्लेप्ट देन, तब मैं सो गया था, है ना। तो अब क्या है, ही केम टू मी एट नाइट, कब आया, when I had slept, जब मैं सो चुका था। रात यहाँ पे टाइम है, तो टाइम के लिए क्या है, when का प्रयोग किया, है ना। दूसरा एग्जांपल ले लें हम, I know the time, मैं वो समय जानता हूँ, when he will return, जब वो लौटेगा। मैं वो समय जानता हूँ जब वो लौटेगा। अब वहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि समय की बात हो रही, हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है रीजन के लिए क्या यूज करते हैं, वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डोंट नो द रीजन, मैं वो रीजन नहीं जानता, कारण नहीं जानता। सी इज एनॉयड, वो नाराज है, मतलब मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूँ जिस वजह से वो नाराज है या जिस कारण वह नाराज है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई डोंट नो द रीजन, मैं वो रीजन नहीं जानता हूँ। वाई शी इज अनॉयड, क्या, अनॉयड, किस लिए वह नाराज है, जिस लिए वो नाराज है। तो वाई के पहले क्या है, रीजन, तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। क्या हो गया, एंटीसीडेंट। ठीक है, आई डोंट नो द रीजन वाई शी इज अनॉयड। नेक्स्ट है, दिस इज द वे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, मैनर के लिए क्या यूज करते हैं, हाउ या एज का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द वे, यह वही तरीका है, यू शुड अप्रोच द प्रॉब्लम, जिस तरह से आपको समस्याओं का समाधान करना चाहिए, निपटना चाहिए। मतलब दिस
इज द वे यू शुड अप्रोच, है ना, अप्रोच द प्रॉब्लम्स। ये वही तरीका है जिसके जिस तरह से आपको दिस इज द वे यू शुड अप्रोच द प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना चाहिए, जो समस्याओं को से निपटना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है, तरीका बता रहा है ना। दिस इज हाउ यू शुड, दिस इज हाउ यू शुड, नहीं, दिस इज द वे, दिस इज द वे हाउ दिस इज द वे हाउ, जिस तरह से मतलब कि कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर हाउ के पहले क्या आएगा, वे, तरीका, मेथड। वे यूज कर सकते हैं, मेथड यूज कर सकते हैं, इसका आना यहाँ पर आवश्यक है। दिस इज हाउ, दिस इज द वे। ठीक है, चूंकि आप एडजेक्टिव क्लास पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हाउ के पहले आपको नाउन लाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, वे लिख सकते हैं या मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे यू टोल्ड यू ही टोल्ड यू अ स्टोरी, आपने, उसने आपको एक कहानी बताई। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, है ना, उसने मुझे भी वही कहानी मतलब समझाई। यू टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड यू। ही टोल्ड यू अ स्टोरी, उसने आपको एक कहानी सुनाई। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, ही टोल्ड यू अ स्टोरी। ही टोल्ड यू, ही टोल्ड यू अ स्टोरी, यू टोल्ड मी, यहाँ पे यू कीजिएगा, यू टोल्ड मी द सेम स्टोरी, उसने आपको एक कहानी सुनाई, आपने मुझे वही कहानी सुनाई। मतलब यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड यू, आपने मुझे वही कहानी समझाई जैसी कहानी उसने आपको, है ना, बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब द सेम का हम प्रयोग करेंगे या सच का जब प्रयोग करते हैं तो उसके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, द सेम स्टोरी। यहाँ क्या लग गया, सेम, मतलब नाउन के पहले क्या लग गया है, सेम लग गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एज का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि व्हेन या हु आदि का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर। ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज यू टोल्ड यू, उस ही टोल्ड मी द सेम स्टोरी, उसने, ही टोल्ड यू द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड, यहाँ पे इसको नहीं, आप छोड़िए इसको, यही जो बताया मैंने, ही टोल्ड यू अ स्टोरी, उसने आपको एक कहानी सुनाई। यू टोल्ड मी द सेम स्टोरी, और आपने वही कहानी मुझे बताया। मतलब यू टोल्ड मी द सेम स्टोरी एज ही टोल्ड यू। राइट, इसे आप छोड़ें। सेम और सच यदि आया हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं, दैट या विच का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर। एडजेक्टिव क्लास बनाने के लिए क्या नियम है, मेक द नाउन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस एज प्रिंसिपल, है ना, पहले सेंटेंस का जो नाउन है उसको प्रिंसिपल। मेक द नाउन ऑफ फर्स्ट सेंटेंस एज प्रिंसिपल क्लास। चेक इफ सेकंड सेंटेंस डिस्क्राइब द नाउन ऑफ द सेंटेंस। ये आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, उपयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन चुने। जहाँ पे हमें ज़रूरत है हु की तो हु लगाएं, हुच की तो हुच लगाएं, वेयर लगाना है तो वेयर लगाएं, दैट लगाएं। आवश्यकता अनुसार हम चेंज करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास को
उस नाउन के तुरंत बाद रखें, है ना, जिसके लिए वह प्रयुक्त हुआ है। सब्जेक्ट और वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब पोजीशन में रखें। ये क्या है, कुछ सावधानियां हैं जब हम बना रहे हूँ एडजेक्टिव क्लास ठीक का प्रयोग कर रहे हूँ सेंटेंस में। नेक्स्ट, पोजीशन मैटर्स, मतलब स्थान जरूरी। जैसे ध्यान देने की जरूरत है कि स्थान आवश्यक है, कि देख लें कि वो स्थान उपयुक्त है कि नहीं है जहाँ पे हमने नाउन या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। जैसे हम वाक्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखा हुआ है अ बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया था, हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो जो हु यहाँ पर है वो व्यक्ति के लिए है जिसके बारे में चर्चा की जाए। अ बॉय तो मतलब लड़का है ना, तो इसको इसके साथ में, मतलब जस्ट नाउन के बाद, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन को उसके ठीक पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट के पहले आना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन को ठीक अपने एंटीसीडेंट के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में ये चीज़ें आ चुक गई हैं, इसलिए इसको हम इसके साथ लाएंगे, तब जा करके हम इसको बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे हम, है ना। क्या हो जाएगा, कैसे बना सकते हैं, आ बॉय, वो एक लड़का, हु केम टू मी यस्टरडे, यस्टरडे वाज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का जो कल मेरे पास आया था, क्या था, है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो ये जो क्लास है हु केम टू मी यस्टरडे, यह आपकी एडजेक्टिव क्लास है जो कि बॉय नाम के नाउन की विशेषता बता रहा है या उसे डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो अब ये सही है और यहाँ पर ये गलत है। यह गलत है क्योंकि हु क्लास यस्टरडे को डिस्क्राइब करने लगता है, जो कि गलत है। दिस इज इनकरेक्ट। ओके, शुद्ध वाक्य क्या होगा, अ बॉय हु was very intelligent came to me yesterday, ये सही वाक्य है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या होती है, क्या पढ़ेंगे एडवर्ब क्लास के विषय में। व्हाट इज अ एन एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, राइट। तो एडवर्ब क्लास यहाँ पर जो होगी वो क्या करेगी, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब की तरह मॉडिफाई करेगी, इसीलिए इसको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। और ये एडवर्ब क्लास जो है एडवर्ब का कार्य करती है ना। यह वर्ब एडजेक्टिव या पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर सकती है। जब एडवर्ब क्लास जो है वो क्या क्या बताती है, टाइम को, प्लेस को, पर्पस को, रीजन को, कंडीशन को, रिजल्ट को, कंपैरिजन या कंट्रास्ट तथा मैनर को प्रकट करती है ना। मतलब ये 9 तरीके के जो है भावों को व्यक्त करती है, चाहे रीजन बताना हो, कंडीशन बताना हो, रिजल्ट बताना हो। क्लियर, तो उनके भाव के अनुसार हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में टाइमिंग की बात हो रही है तो टाइमिंग से संबंधित कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, यदि प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस से संबंधित हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन कौन से, व्हेन का प्रयोग करते हैं, व्हेन एवर का प्रयोग करते हैं, व्हाइल का प्रयोग करते हैं, आफ्टर का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, एज, टिल, अनटिल आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन क्या कर चुकी थी, वहां से डिपार्ट कर चुकी थी, चल चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर टाइमिंग की बात हो रही, मैं आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंचा, कब, के बाद। तो के बाद किसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा, रीच मतलब पहुंचना, कब पहुंचना, बाद में। तो ये जो आफ्टर है, आफ्टर से स्टार्ट होने, द आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, मतलब ट्रेन के डिपार्ट करने के बाद, मतलब ट्रेन के वहां से जा
ट्रेन के वहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा था। तो पहुँचा कब था? रीच, सीधे सीधे ये क्या किसको कर रहा है? रीच नाम की वर्ब को प्रभावित कर रहा है। कौन? आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड। क्लियर? तो ये जो क्लास है वो किसको? रीच नाम की वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब क्लास हो जाएगी, है ना। वाक्य में यदि हार्डली या स्केर्सली आए हुए हैं तो हम क्या करते हैं? वहां पर बीच में हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, हम मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचे थे। द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, है ना। ट्रेन क्या है? मैं ट्रेन जा चुकी थी। वी हैड रीच्ड स्टेशन, द वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। वी हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा था जब ट्रेन जो है वहां से निकली। ठीक है। तो हार्डली के साथ में, स्केर्सली के साथ में हम क्या यूज करते हैं? व्हेन का प्रयोग करते हैं। आफ्टर, बिफोर, है ना, आदि का हम प्रयोग नहीं करते हैं हार्डली और स्केर्सली के साथ में। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा कंजंक्शन। तो प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर एवर का प्रयोग करते हैं, वेंस का प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु नानक वेंट टू मैनी प्लेसेस, गुरु नानक जी जो है कई जगहों पर गए। ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, हर जगह पर जो है उनका स्वागत हुआ। तो वेयर एवरीवेयर, जैसे यहाँ से हमको इंडिकेशन मिल रहा है एवरीवेयर, तो क्या यूज करेंगे, है ना, वेयर या वेयर एवर का प्रयोग करेंगे। मतलब जहां जहां गुरु नानक जी गए वहां वहां उनका स्वागत हुआ। तो स्वागत हुआ कहाँ हुआ? जहां जहां वो गए। गुरु नानक वाज वेलकम, गुरु नानक का स्वागत हुआ कहाँ पर हुआ? जहां जहां वह गए। तो जो वेयर वेयर एवर है वो क्या कर रहा है? वेलकम नाम की क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इससे स्टार्ट होने वाली जो क्लास होगी, है ना, वो क्या हो जाएगी? एडवर्ब क्लास हो जाएगी। गुरु नानक जहां कहीं भी गए उनका स्वागत हुआ। स्वागत हुआ कहाँ? जहां कहीं भी वह गए। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? एडवर्ब क्लास ऑफ, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उद्देश्य, पर्पस के लिए। पर्पस के लिए हम क्या यूज करेंगे? उद्देश्य बताने के लिए दैट, सो दैट, लेस्ट का हम प्रयोग करते हैं। जैसे स्टडी केयरफुली, सावधानी पूर्वक पढ़ो, अदरवाइज यू विल फेल, अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, है ना। तो स्टडी केयरफुली, स्टडी केयरफुली, स्टडी केयरफुली लेस्ट, लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? जब पढ़ोगे तो फेल क्यों होगे? और पढ़ने के लिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्या बता रहा है? उद्देश्य, है ना, ताकि आप फेल ना हो। क्या ना हो? फेल ना हो। ठीक है। लिस्ट के साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ईट, इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? वी ईट, हम खाते हैं। शो दैट वी कैन लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो हमारे खाने का उद्देश्य क्या है? पर्पस क्या है? कि हम, ताकि हम जीवित रह सके। तो यहाँ पर शो दैट का प्रयोग क्या किसके लिए हुआ है? उद्देश्य बताने के लिए। नेक्स्ट है रीजन बताना। रीजन के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? बिकॉज, एज और सिंस आदि का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? रीजन बताने वाले कंजंक्शंस। सी वॉज इल, वो बीमार थी। सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकी।
मतलब मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि वो क्या थी? बीमार थी। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, क्यों? बिकॉज, क्योंकि वो बीमार थी। क्या थी? बीमार। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर रीजन बताया जा रहा है, राइट। अब हम लोग जो है कंडीशन के लिए देखेंगे कि कौन से कंजंक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कंडीशन बताया गया हो तो उसके लिए हम इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, इन केस आदि का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्क हार्ड, मेहनत करो, यू विल गेट सक्सेस, है ना, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मतलब यदि आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कंडीशन बताया जा रहा है, ठीक है। आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। यू विल नॉट सक्सीड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे सेंटेंस दिया गया है, इफ यू वर्क टू मच, यदि आप इतना मेहनत करेंगे, यू विल लॉस योर हेल्थ, आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपका स्वास्थ्य गिर जाएगा। तो ये सब क्या है? यदि आप इतनी मेहनत करेंगे तो स्वास्थ्य गिर जाएगा, है ना। यदि आप बारिश में निकलेंगे तो भीग जाएंगे, है ना। इफ यू कम आउट, है ना, while it is raining, it is raining, you will get wet, तो यदि आप बारिश में बाहर निकलोगे तो भीग जाओगे। तो शर्त है, कंडीशनल चीजें हैं, है ना। इन केस ऑफ नीड यू कैन कॉल मी, यदि जरूरत आपकी पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना। यहाँ पर कब कॉल करना? यदि आपकी जरूरत पड़े, तो एक शर्त है, कंडीशन है। तो इस तरीके से ये कंडीशन बताने वाले सेंटेंसेस है जिसमें हम इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट आदि का प्रयोग करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परिणाम, रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिजल्ट के लिए कौन से कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, समझें। सो डॉट डॉट दैट, अब यहाँ पर शो और दैट एक साथ में नहीं होगा, ठीक है। इनमें सो और डॉट डॉट दैट, मतलब यहाँ पे कुछ अन्य शब्दों को फिल किया जाएगा, तब जाकर के रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। सच दैट, एज सुन एज, है ना, नो सूनर, ये सब क्या बताने वाले हैं? कंजंक्शन से रिजल्ट बताने वाले। जैसे दे प्लेड द गेम वेरी स्किलफुली, उन्होंने खेल को बहुत ही कुशलता से खेला। नो वन कुड डिफीट देम, उन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सका, अर्थात उन्होंने खेल इतना अच्छे तरीके से खेला कि उन्हें कोई हरा नहीं पाया। दे प्लेड द गेम शो, यहाँ क्या गया? शो, फिर क्या है? स्किलफुली, और स्किलफुली के बाद में दैट का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डॉट डॉट छोड़ा जाएगा। मतलब शो के बाद में क्या आएगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग हम करेंगे, फिर दैट से स्टार्ट होगी अगली क्लास।
ठीक है, जैसे ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना थका है कि चल नहीं सकता है। तो थके होने का रिजल्ट क्या है कि वो चल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर क्या शो किया जाए, रिजल्ट। ठीक है, वेरी को शो में रिप्लेस किया जा सकता है और दैट को जोड़ा जाता है। ठीक, यहाँ पर एज सुन एज का भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द पुलिस केम, पुलिस आई, द मॉब डिस्पर्स्ड, मॉब क्या हुई, डिस्पर्स हुई। मतलब ज्यों ही पुलिस आई उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, भीड़ निकल गई। मतलब एज सुन एज, ज्यों ही, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टाइम के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये भी तो बता रहा है कि जो मॉब है ना वो किस लिए वहां से डिस्पर्स हुई, भीड़ क्यों कम पड़ी, क्योंकि वहां पे पुलिस आ गई। तो ये क्या बता रहा है, पुलिस आने का रिजल्ट हुआ कि भीड़ भाग गई। एज सुन एज द पुलिस केम द मॉब डिस्पर्स्ड। नो सूनर डिड द पुलिस केम, मतलब पुलिस आई नहीं कि भीड़ गायब हो गई। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, रिजल्ट को बता रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं एज, और एज का प्रयोग करते हैं शो, और एज का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है यू आर नॉट सो वाइज एज रीता इज वाइज, आप उतने बुद्धिमान नहीं जितना कि रीता बुद्धिमान है। तो सो और, है ना, यू आर नॉट सो, तो यहाँ क्या यूज हुआ है, सो एज का प्रयोग किया है। ठीक है, ही इज taller than his brother, वह क्या है, टाल है, मतलब से ज्यादा, किससे, अपने भाई से। तो देन का प्रयोग कंपैरिजन बताने के लिए हुआ है। ठीक है, इन वाक्य में देखते हैं, सुधांशु इज वाइस, शाश्वत इज इक्वली वाइस। सुधांशु बुद्धिमान है और उसका भाई भी उतना ही बुद्धिमान है। तो शाश्वत इज एज वाइस एज सुधांशु। तो एज और एज जो यहाँ पर है वो क्या बता रहे हैं, तुलना बता रहे हैं किसी, सुधांशु की बुद्धिमत्ता। मतलब शाश्वत और सुधांशु में कंपैरिजन की गई है, तो उसके लिए क्या यूज किया गया है, एज और एज का प्रयोग किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट, कंट्रास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रास्ट मतलब कोई चीज है और उसके विपरीत भाव को व्यक्त करने के लिए आप कह सकते हैं जो अपेक्षित ना हो, है ना, जिसकी अपेक्षा ना की गई हो, तो वहां पर विपरीत का भाव होता है। जैसे ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, उसने मेहनत की बहुत ज़्यादा, वो फेल हो गया। तो मेहनत फेल होने के लिए नहीं की थी, पास होने के लिए की थी, लेकिन फेल हो गया, मतलब उसके जो एक्सपेक्टेड था, जो अपेक्षित था, वैसा परिणाम नहीं आया। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, मतलब जिस भाव से मेहनत की गई उसके विपरीत क्या आया हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपेक्षा के विपरीत रिजल्ट आया है। तो हम क्या यूज करेंगे, दो का प्रयोग, आल दो का प्रयोग, इवन इफ का प्रयोग, वेर एज आदि का प्रयोग करते हैं। तो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने मेहनत की, ही फेल्ड, वह क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऑल दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की, येट ही फेल्ड। ध्यान रखें, यदि हम दो का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करेंगे, वाक्य के बीच में कामा लगाएंगे, और यदि आल दो का प्रयोग करते हैं तो हम कामा के साथ में एट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम आल दो का प्रयोग शुरुआत में ना करें, बीच में करें, तो हम एट का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे इसी वाक्य को हम बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, ही
failed although he worked hard, यद्यपि उसने मेहनत किया वह फेल हो गया। तो अब यहाँ पर although क्या है, बीच में आया हुआ है ना। प्रिंसिपल क्लास पहले है, सबऑर्डिनेट क्लास बाद में है, although से स्टार्ट हो रही है, राइट। दो के साथ, आजकल जो है दो के साथ में कामा का प्रयोग होता है। इन मॉडर्न इंग्लिश although के साथ यट का प्रयोग सही है, लेकिन बट बिल्कुल गलत है। मतलब हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे, although के साथ में हम यट का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। चलें, यदि मैनर बताना है हमें, तरीका, मेथड, तो हम एज का प्रयोग करते हैं, एज इफ का प्रयोग करते हैं, एज दो का प्रयोग करते हैं, इन दैट का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे टॉम लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, टॉम ने क्या किया, एक लग्जरियस जीवन जिया। ही सीम टू बी अ किंग, वो ऐसे लगता था जैसे कि राजा हो, अर्थात वो ऐसे जीवन जिया, ऐसा लग्जरियस जीवन जिया जैसे कि राजा महाराजा जीते हैं। तो अब यहाँ पर उसके जीवन जीने का ढंग कैसा था, राजा महाराजाओं की तरह, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एज इफ आदि का प्रयोग करेंगे। टॉम लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ एज इफ ही वर अ किंग, राम ने ऐसे विलासतापूर्ण जीवन जिया जैसे कि, है ना, क्या हो, मानो कि वह राजा हो। एज इफ का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, मानो कि वो क्या हो, राजा हो। और ही के बाद में यहाँ पर वर का प्रयोग हुआ, ध्यान रखिए, वर ही होगा जब कोई जो है कोरी कल्पना की हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वर का हम प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसके अलावा जैसे कोई हम वाक्य लें, ही स्पीक्स इंग्लिश सो फ्लुएंट एज इफ ही वर अ फॉरेनर, वो इतना फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है जैसे कि वो क्या हो, विदेशी। तो विदेशी है तो नहीं, ये कोरी कल्पना है, समझ रहे हैं। तो हम अब यहाँ पर मैनर बता रहे हैं कि वो अंग्रेजी बोलता कैसे है, जैसे कि वो क्या हो, विदेशी हो। तो ढंग बताने के लिए हमने क्या किया, एज इफ का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे हम जो है एडवर्ब क्लास का प्रयोग करते हैं। इनको आप पढ़ लीजिए। जैसे दोनों वाक्यों के बीच संबंध पहचाने कि संबंध क्या है, यदि समय है तो समय बताने से संबंधित हम कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। यदि स्थान बताया जा रहा है तो स्थान से बताने से संबंधित हम कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तभी हम आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस, टाइम, रीजन, कंडीशन, तब उसी के हिसाब से हमको कंजंक्शंस का प्रयोग करना होगा, राइट। दूसरे वाक्य में कंजंक्शन से शुरू करें। दूसरा वाक्य जो होगा वो काहे से स्टार्ट होगा, कंजंक्शन से। एडवर्ब क्लास को प्रिंसिपल क्लास के साथ जोड़ें, है ना, अर्थ और व्याकरण की जांच कर लें, ठीक है, कि क्या वाकई में वही अर्थ निकल रहा है जो इसका निकलना चाहिए, होना चाहिए सेंटेंस का, ठीक है। तो दैट के अर्थ के अनुसार नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास बनाता है ना। दैट एक्ट्स एज ए डिफरेंट क्लास टाइप्स डिपेंडिंग इन इट्स मीनिंग, दैट का हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे नाउन क्लास है तो नाउन क्लास में की का अर्थ निकलेगा, जैसे ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा कि सूर्य जो है वो पूरब में निकलता है। एडजेक्टिव क्लास में इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो निकलेगा, है ना। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वही घर है जिसको जैक ने बनाया था। तो दैट का यहाँ पर अर्थ क्या निकला, जो। इसमें क्या निकल रहा था, कि। एडवर्ब क्लास में ये अर्थ बताएगा, पर्पस बताएगा, मतलब उद्देश्य बताएगा। जैसे ही ड्रू ही स्वॉर्ड दैट, वो उसने अपनी तलवार खींची ताकि, दैट या सो दैट ही माइट डिफेंड हिमसेल्फ, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, ताकि निकल रहा है, किसमें, ये जो है एडवर्ब क्लास के रूप में जब दैट का हम प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, दैट के विभिन्न जो है यूजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लास में ये रिजल्ट का काम करेगा, है ना। जैसे सो वीक, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट बी, वो इतना कमजोर था कि वह बोल ना सका।
तो अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है, रिजल्ट शो कर रहा है। इस प्रकार से दैट के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग जगह पर इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना, उनको यूज़ करने के लिए स्पेशल रूल्स क्या हैं। जैसे कंजंक्शंस क्या होंगे, टिल जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। जैसे आई वेटेड टिल ही केम, मैंने इंतज़ार किया कब तक, उसके आने तक। तो टिल ये क्या है, यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के लिए वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, टिल यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे स्टार्ट होने वाली एडवर्ब क्लास हो जाएगी, टाइम को शो करने वाली, समय की बात की जा रही। तो यहाँ टिल क्या है, पॉजिटिव है। और अनलेस क्या है, नेगेटिव है। नॉट ना लगाएं, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप, अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, यू डोंट वर्क, अनलेस यू डोंट वर्क, तब तक आप क्या है, जो है पास नहीं होंगे या सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। अनटिल जो है, अब अनलेस के साथ में अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड नहीं लिखेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब अनलेस के साथ में अब इसी फ्रेज में आप डू नॉट का प्रयोग या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अनलेस अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, अनटिल जो है ये भी नेगेटिव है, इसमें भी हमको आप क्या करना है, नॉट का प्रयोग नहीं करें। अनटिल यू टेल मी, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। शुड का प्रयोग करें और शुड के साथ में लस्ट का प्रयोग करेंगे। हार्डली और स्केर्सली के साथ में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, है ना, हार्डली के साथ में व्हेन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, हार्डली हैड आई अराइव्ड, मुश्किल से मैं आया ही था। और एक बात ध्यान रखना है कि इसमें इन्वर्जन होता है, मतलब सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है हार्डली और स्केर्सली वाले वाक्य में, और बीच में जो कंजंक्शन लगता है वो कौन सा लगता है, व्हेन लगता है ना। और देन जो है वो क्या करता है, हमेशा कंपैरिजन प्रकट करता है। ही इज टालर देन आई एम, वह टाल है कितना, देन आई एम, मतलब जितना मैं हूँ उससे ज़्यादा वो टाल है। ठीक, फिर क्या है, एज सुन एज, तुरंत परिणाम दिखाता है। जैसे एज सुन एज ही अराइव्ड, ज्यों ही वो आया, वी लेफ्ट, में चला गया। तो चला क्यों गया, क्योंकि वो आया। तो ये क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इनको हम क्विक रेफरेंस है। जैसे नाउन क्लास है, सब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम करता है ना। मेन क्लास के अंदर पोजीशन इसकी क्या होती है, मेन क्लास के अंदर, और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, दैट से, वेदर से, हु से, व्हाट से। एडजेक्टिव क्लास क्या करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, नाउन की विशेषता बताता है, नाउन के तुरंत बाद आता है, इसकी स्टार्टिंग होती है हु से, हुई से, वुड से, अर्थात इनके ठीक पहले एंटीसीडेंट आता है। एडवर्ब क्लास क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है ना, यूजुअली बिफोर मेन क्लास, ये मेन क्लास के ठीक पहले आता है। इनके इनके साथ में यूज़ क्या क्या करते हैं, व्हेन, बिकॉज, इफ, आल्दो आदि का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, जो जिसमें सबसे पहले हम नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे श्याम हैज़ पास्ट, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, श्याम हैज़ पास, इट इज़ करेक्ट, यह सत्य है कि श्याम पास हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमको नाउन क्लास यूज़ करना है। हमको पता है कि नाउन क्लास काहे से स्टार्ट होता है, दैट से। काहे से स्टार्ट होता है, दैट से, है ना। एक मिनट, दैट से, किससे, दैट से, वाट से, विच से, वाई से, और इसका हिंदी में क्या अर्थ निकलता है, का से। तो श्याम हैज़ पास्ट, इट इज़ करेक्ट, तो क्या बनेगा, इसको यदि यहाँ ले आएंगे हम, इट इज करेक्ट, ये क्या है, सत्य है। दैट श्याम हैज पास्ट, ये सत्य है कि श्याम पास हो चुका है।
मिस्टर सिंह सेड समथिंग आई डिड नॉट एग्री टू इट। यहाँ समथिंग आया है तो हम क्या यूज करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे। मिस्टर सिंह सेड समथिंग आई डिड नॉट एग्री टू, आई डिड नॉट एग्री टू, है ना, किसके लिए, व्हाट मिस्टर सिंह सेड, जो मिस्टर सिंह ने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। यहाँ पर क्या कैसे यूज हुआ है, नाउन क्लास एज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग हुआ है। आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर सिंह सेड, व्हाट मिस्टर सिंह सेड, मतलब मैं उस बात से सहमत नहीं हुआ, है ना, हूँ कि जो मिस्टर सिंह ने कहा है। यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से, आप गलत हो सकते हैं मैं नहीं कह सकता हूँ। आई कैन नॉट से वेदर यू आर रॉन्ग और नॉट, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप सही हैं या गलत हैं। यू स्टोल द पर्स, डू यू डिनाई इट, क्या बनेगा, डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द पर्स, क्या आप इस बात को इनकार करते हैं कि आपने पर्स चुराया है। ही विल सक्सीड आई होप ही विल सक्सीड, है ना, मैं आशा करता हूं कि वो सफल हो जाएगा। हु रोट द शकुंतलम, कैन यू टेल मी, क्या बनेगा, कैन यू टेल मी हु रोट शकुंतलम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने शकुंतलम लिखी है। तो यहाँ पर नाउन क्लास, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आई एम ईगर टू नो, आई एम ईगर टू नो व्हाट यू आर डूइंग हियर, आई एम ईगर टू नो, मैं जानने का इच्छुक हूँ, क्या, व्हाट यू आर डूइंग हेयर, कि जो तुम यहाँ कर रहे हो मैं उसे जानने का इच्छुक हूँ। यहाँ पे योर के बाद में आर आएगा, ध्यान रखिए। यू शुड रिमेंबर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, यू शुड रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। सी मे बी इल, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से, है ना, वेदर, यहाँ पे जब मे लगा हो तो संभावना की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वेदर सी इज इल, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो बीमार है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट, ये आंसर्स दिए गए हैं, आप इनको चेक कर लेंगे, राइट। एक्सरसाइज फ्रॉम एडजेक्टिव क्लास, अ मैन केम टू मी यस्टरडे ही वाज ब्लाइंड, क्या बनाएंगे, अ मैन हु केम टू मी यस्टरडे वाज ब्लाइंड, वह आदमी, यहाँ पे नाउन मिल गया, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास। जो आदमी कल मेरे पास आया था, ये क्लास क्या काम कर रही है, ये मैन नाम के नाउन की विशेषता बता रही है। यस्टरडे आई मेट अ मैन ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, यस्टरडे आई मेट अ मैन, है ना, हु हैड अ लॉन्ग बियर्ड, मैं कल एक आदमी से मिला जिसकी दाढ़ी लंबी थी। यहाँ पे हु किसके लिए आया है, मैन के लिए,
ठीक, महेश बॉट अ साइकिल, ही बॉट इट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। बॉट महेश बॉट अ साइकिल विच, जिसे, ही बॉट फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, राइट। जिसे बॉट, अब यहाँ पर विच आया है क्योंकि साइकिल एक वस्तु है। द शॉपकीपर ओपनड हिज शॉप, इट वॉज रेनिंग देन। द शॉपकीपर ओपनड हिज शॉप, इट वॉज रेनिंग देन, है ना। द shopkeeper opened his shop at the time, कब, किस समय, when it was raining। when के पहले क्या आ गया, टाइम, जब बारिश हो रही थी। An old man is sick, his son is your friend। An old man, है ना, who is sick, एक बूढ़ा आदमी जो बीमार है ना। ऐसे बनाएंगे, a an old man whose son is your friend। an old man, एक बूढ़ा आदमी, है ना, जिसका मित्र, whose son, जिसका लड़का, whose son, जिसका लड़का आपका मित्र है, वो क्या है, इज सिक, वो क्या है, बीमार है। अब यहाँ पर मैन के लिए हमने क्या यूज किया, हुज, ठीक है। और हुज यहाँ पर सन पर क्या है, पोजीशन शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पोजीशन केस का प्रयोग किया है क्योंकि लड़के पर अधिकार दिखाना था। आई हैव अ वॉच, द वॉच हैज अ गोल्डन केस, तो क्या हो जाएगा, वॉच है इसलिए आई हैव वॉच विच हैज अ गोल्डन केस, है ना। अब विच लिख सकते हैं, दैट का प्रयोग कर सकते हैं वस्तु के लिए। दिस इज द हर्मिट्स हट द किंग टुक शेल्टर हेयर, यहाँ हेयर मतलब समय की बात हो रही है, तो हट एक जगह है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज द हर्मिट्स हट, ये साधु की जो है झोपड़ी है। वेयर, है ना, जहाँ पर, द किंग टुक शेल्टर, ये हर्मिट की जो है साधु का की कुटिया है जहां पर राजा ने शरण लिया था। आई हैव अ पैरेट, इट टॉक्स ऑल डे, है ना। आई हैव अ पैरेट, इट टॉक्स ऑल डे, मेरे पास एक क्या है, पैरेट है, विच टॉक्स ऑल डे, यहाँ पर पैरेट ना व्यक्ति है ना वस्तु है ना, एक चिड़िया है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, विच का प्रयोग कर सकते हैं। द थीप स्टोल माई कार, ही इज नाउ इन प्रिजन। द थीप हु स्टोल माई कार, है ना, इज इन नाउ इन प्रिजन, वह चोर जिसने मेरी कार चुराई अब कहाँ है, प्रिजन में है। आई हैव फाउंड द पर्स, माई ब्रदर लॉस्ट इट, मतलब मुझे वो पर्स मिल गया है जिसको मेरे भाई ने खो दिया था। आई हैव फाउंड द पर्स दैट या विच माई ब्रदर लॉस्ट, मुझे वह पर्स मिल गया है जिसे मेरे भाई ने खो दिया था। सी इज अनॉयड, आई डोंट नो द रीजन, वो नाराज है, मुझे कारण नहीं पता है ना। आई डोंट नो द रीजन, आई डोंट नो द रीजन वाई सी इज अनॉयड,
है ना। मुझे मुझे आई डोंट नो द रीजन वाई शी इज अनॉयड, मैं वो कारण नहीं जानता हूँ जिसलिए वो नाराज है। तो रीजन के बाद में वाई का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे वाई नाम का जो है रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है। अवॉइड स्टूडेंट्स दे वेस्ट देयर टाइम, विद्यार्थियों से बचो वो अपना समय बर्बाद करते हैं, अर्थात ऐसे विद्यार्थियों से बचो जो अपना समय बर्बाद करते हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ठीक है, व्यक्ति ही हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि ऐसे विद्यार्थियों से बचो, तो ऐसे के लिए हम सच यूज करेंगे और ऐसा का प्रयोग होगा तो हम एज का प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज होगा, है ना, हु का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। द सेम या सच का प्रयोग यदि हुआ है तो हम क्या यूज करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। आगे ये आपके आंसर्स हैं, इनको आप मिला लीजिएगा। अब हम एडवर्ब क्लास की बात करते हैं। द कॉफी इज टू हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, द कॉफी इज सो हॉट, टू की जगह पर क्या कर देंगे, सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, और ये क्या है, रिजल्ट को बताएगा, क्या बताएगा, रिजल्ट को। शी स्टूड, यहाँ पे टू की जगह पे क्या हो जाएगा, सो दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। द शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, शी डिड नॉट स्पीक, वो वहां पर घंटों खड़ी रही, है ना। शी स्टूड देयर फॉर आवर्स शी डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोली नहीं, मतलब खड़ी रही तो बोलना चाहिए था, नहीं बोली, इसका मतलब ऐसी उम्मीद की गई थी, एक्सपेक्टेड था कि बोलेगी, लेकिन नहीं बोली। तो यहाँ पे क्या है, कंट्रास्ट है, उम्मीद के खिलाफ जब कोई रिजल्ट हो तो कंट्रास्ट शो करता है, इसलिए हम दो या आल दो का प्रयोग यहाँ करते हैं। शी स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट स्पीकिंग, यहाँ पर तो बना है वाक्य, लेकिन ये आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें कॉम्प्लेक्स चाहिए। तो दो शी स्टूड देयर फॉर आवर्स, यद्यपि वहां पर घंटों खड़ी रही, शी डिड नॉट स्पीक, ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। अर्थ तो इसका भी सही है, लेकिन सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल है। शी स्टूड देयर फॉर आवर्स विदाउट स्पीकिंग, वो वहां पर खड़ी रही बिना कुछ बोले हुए, सेंटेंस आपका ये कॉम्प्लेक्स है। रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तो क्या है, ट्रेन छोड़ दोगे, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहाँ पे जल्दी चलो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन छूट जाए, लेस्ट यू शुड, है ना, लेस्ट के साथ में ध्यान रखेंगे क्या यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। तो तेज चलो कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, पर्पज, ठीक है। ही स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही सीम टू बी अ फॉरनर, वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है जैसे कि वो क्या हो, विदेशी हो, मतलब ही स्पोक इंग्लिश, समझे, सो फ्लुएंटली एज इफ ही वर अ फॉरेनर, जैसे कि वो क्या हो, विदेशी हो। तो यहां पर क्या यूज हुआ, एज इफ का प्रयोग, मानो कि ये एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर है, हमने यहां पर यूज किया। द स्कूल वॉज ओवर बॉयज बिकेम ग्लैड, व्हेन द स्कूल वॉज ओवर द बॉयज बिकेम ग्लैड। You are going out in the rain, you will get wet. If you are going out in the rain, you will get wet. ठीक। She had watched the movie twice. उसने मूवी को दो बार देखा. She wanted to watch it a third time. है ना, दो she had watched the movie twice. यद्यपि वह मूवी को दो बार देख चुकी थी, she wanted to watch it a third time. है ना, वो तीसरी बार भी इसे देखना चाहती थी। ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, रिच है तो हैप्पी होना चाहिए तो नहीं है, तो कंट्रास्ट है। दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी, यद्यपि वो अमीर है हाँ खुश नहीं है। आल दो ही इज रिच यट, आल दो के साथ हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, यट का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम आल दो का प्रयोग बीच में करेंगे तब हमको यट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कामा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या बना सकते हैं, ही इज नॉट हैप्पी यट ही इज रिच, आल दो ही इज रिच, वो खुश नहीं है यद्यपि वह अमीर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द पेशेंट डाइड द डॉक्टर हैड कम, है ना, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि पहले प्रेजेंट पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है
तो समझ जाइए कि यहाँ पर आफ्टर का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, या आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा और बाद में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। यदि यहाँ बिफोर होता तो पास्ट परफेक्ट पहले आता। ठीक है, ये एडवर्ब क्लास आप क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस, ही इन्फॉर्म्ड मी, है ना। उसने मेरे सफलता का समाचार सुना, उसने मुझे क्या किया, इन्फॉर्म किया। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस ही इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट कम। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड नॉट कम। डू यू वांट टू कैच, डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, देन मेक हेस्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन मेक हेस्ट, यदि आप ट्रेन को पकड़ना चाहते हैं तो जल्दी करें। यू आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग, यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम स्ट्रॉन्ग। अरविंद इज रिच, नॉट नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज। अरविंद इज रिचर देन एनी अदर, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, अरविंद इज रिचर देन, क्या यूज हो रहा है, देन का प्रयोग हो रहा है, कंपैरिजन बताया जा रहा है। हामिद इज लेजी बॉय, हामिद एक लेजी बॉय है। द अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, अन्य बच्चे कक्षा के इतने लेजी नहीं है। हामिद इज एज लेजी एज इज, हामिद इज एज लेजी बॉय द अदर बॉयज इन द, हामिद इज एज लेजी एज और लेजियर, हम एज का लेजी का प्रयोग कर सकते हैं या लेजियर का प्रयोग कर सकते हैं, एक का प्रयोग करें। हामिद इज लेजियर देन द अदर बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देन का प्रयोग हो रहा है। यदि हम चाहें तो, यदि पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे हम, एज लेजी एज का प्रयोग, और यदि कंपेरेटिव यूज करेंगे तो लेजियर देन का प्रयोग। तो यहाँ पर देन भी क्या है, कंजंक्शन है, राइट। इसके आंसर्स हैं, आप इनको चेक कर लें। रन फास्ट और नहीं, अदरवाइज रन फास्ट, लेस्ट यू मिस द ट्रेन, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रयोग ना करें और का। द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यहाँ पे क्या है, द कॉफी इज टू हॉट, यहाँ सिंपल सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शो हॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द कॉफी इज सो हॉट, है ना, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, इन पे जो है ध्यान ना दें, ये गलत हो सकते हैं। फिलहाल जो बताए गए हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, है ना। आफ्टर ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ माई सक्सेस ही इन्फॉर्म्ड मी, इन्हें चेक कर लीजिए, ये सॉल्व है। अब टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, यहीं पर क्लोज करते हैं। यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और सुझाव ज़रूर आपका जो है ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल आज के लिए ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।